नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 16 मई और दिन है सोमवार का। चलिए चलते हैं आज के वर्ड प्रेस की तरफ। वी डू नॉट कंज्यूम डोमेस्टिकेट द वीट, इट डोमेस्टिकेटेड अस, रिटन बाय युवाल नोआ हरीरी। ये कहते हैं कि हमने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया बल्कि वीट ने हमें कर दिया। ये बात चल रही है उस समय की जब हंटर गैदरर्स हुआ करते थे ह्यूमन बींग्स, और ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वीट उन्हें एक जगह पर रहना पड़ा। वो अपनी मर्जी से कहीं और नहीं जा सकते थे और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ वीट प्रोडक्शन करनी पड़ी। तो ये कहते हैं कि हमने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया बल्कि उन्होंने वीट ने हमें डोमेस्टिकेट कर दिया था। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। एंडेमिक कोविड, इंडिया नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम अ हाइटेंड पैंडेमिक रिएक्शन टू अ स्टेडी स्टेट प्रोसेस। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो श्रीनाथ रेड्डी है ये कार्डियोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से अब इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन वेव के बाद क्या हो गया है कि इतने ज्यादा केसेस नहीं आए हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि ओमिक्रॉन नहीं फैला है उसके बाद ज्यादा, थर्ड वेव के बाद, बल्कि केसेस ज्यादा इसलिए नहीं आए क्योंकि एसिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक जो थे उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाए। ठीक है, तो टेस्ट क्यों नहीं करवाए, माइल्डली एसिम्टोमेटिक क्यों रहे? पहली चीज तो इतना ज्यादा ये लंग्स में और ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता है वायरस। दूसरी चीज, जो इन्नेट इम्यूनिटी थी हमारी वो बढ़ गई। तीसरी चीज, जो वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी बनी है उसने हमें हेल्प किया इससे फाइट करने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो ओमिक्रॉन ने भी काफी ज्यादा नंबर ग्लोबली जो है इन्फेक्ट किया है, बहुत सारी लाइव्स भी दी है, लेकिन बस वही है कि जो सीवियरली इल हुए वो या तो अनवैक्सीनेटेड थे या फुली वैक्सीनेटेड नहीं थे। अब जो है अनवैक्सीनेटेड, उसकी डेफिनेशन भी शिफ्ट होती जा रही है। पहले था एक डोज, फिर दो डोज, फिर बूस्टर डोज, तीन चार। तो ये जो वैक्सीन के नंबर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और दिक्कत क्या हो रही है कि दुनिया में हर जगह अलग अलग वैक्सीन बन रही है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा बन पा रहे हैं। क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जा रहे हैं ये वायरस के? क्योंकि देखो इधर की वैक्सीन ने कुछ अलग चीज प्रोवाइड करी, रेजिस्टेंस किसी और चीज से वायरस के, कहीं और की यूरोप की वैक्सीन ने कुछ और से रेजिस्टेंस। तो एक प्रकार का मल्टी रेजिस्टेंट जो वायरसेस हैं अब वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो श्रीनाथ रेड्डी वो कहते हैं कि अब हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। इट इज लाइक अ फ्लड। ठीक है, जैसे कि बारिश हर साल होती है लेकिन हर साल फ्लड नहीं आता, लेकिन हर साल हम प्रिपेयर्ड रहते हैं फ्लड के लिए कि फ्लड आए तो उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है हमारे पास कि हमें क्या क्या करना होगा। सेम इन द केस ऑफ कोविड ऑल्सो, कि हम क्या करें, हम काफी सारे इसके मिटिगेशन मेजर्स लें, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल ना होने दे। अर्ली साइटेडनेस, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि लगे कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो हम जल्दी से मास्किंग ऑन कर दें। इसके अलावा जो है बिना काम के अगर कहीं पर जाना पड़ रहा है तो वो ना करें, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा दें। ये सारी चीजों से हम कोविड को थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से पूरा जो है कर्व लगा दिया किस पर, कि आप जो है अब बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, या एकदम से हमने लॉकडाउन लगा दिया। अब वो चीजें नहीं हो सकती है। क्या किया जा सकता है कि जो सीजनल स्पाइक है एंडेमिक कोविड का, जो सीरियस थ्रेट प्रोवाइड कर सकता है हेल्थ केयर सर्विसेज पे, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज पे, तो उन्हें जो है हम अच्छा करें, उन्हें ओवरवेलम ना होने दें। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, वर्कफोर्स बढ़ाएं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज बढ़ाएं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेटर करें। ठीक है, मैनेजमेंट बेटर करें। मतलब इन्हें एक सिर्फ क्राइसिस रिस्पॉन्स की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें एक अटेंशन ही दे देना चाहिए कि मतलब हॉस्पिटल्स में इन जनरल भी कोविड के लिए अलग से इलाज चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि कोविड आए तो एकदम से बाकी चीजों को अनअटेंडेड छोड़ दिया हमने और सिर्फ कोविड के अंदर लग गए, सारे हेल्थ केयर पर्सनल इसी में लग गए। एक पूरी हमें आर्मी बनानी होगी अलग से टू फाइट एंड मिटिगेट द कोविड। ठीक है, इट शुड बी लाइक म्यूनिसिपल लेवल, इट शुड नॉट बिकम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल थिंग। मतलब जो लोकल हॉस्पिटल्स और लोकल जो हेड्स हैं उनके हाथ में अब इसकी बागडोर थमा देनी चाहिए, रादर देन
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेलिंग एवरी टाइम कि मित्रों लॉकडाउन हो गया है, अब अपने घर में बैठिए, ठीक है। तो और दूसरी इसके साथ सिविक सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा होता है ना कि अगर किसी को अगर खांसी छींक है तो वो जान करके तो नहीं आता ना दूसरों के मुंह पर खांसने कि चलो इसे भी हो जाए। वो अपने आप हाथ पे रुमाल लगा कर रखता है, मुंह पर रुमाल लगाता है, खांसते छींकते वक्त साइड में रहता है। वैसे ही अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि रेस्पिरेटरी इलनेस है तो उनको वॉलेंटरीली खुद ही मास्क अप कर लेना चाहिए ड्यूरिंग अ सीजनल आउटब्रेक टू प्रोटेक्ट द अदर्स, ठीक है। फिर इन्फेक्टेड पर्सन को अपने आप ही आइसोलेट कर जाना चाहिए। मेडिकल और सोशल सपोर्ट की जो एश्योरेंस है वो गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को देनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर केसेस बिल्डअप होते हैं तो घर के बाहर मास्किंग को मैंडेट कर देना चाहिए ताकि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो थ्रेट ना प्रोवाइड करें दूसरों को, ठीक है। जैसे अगर हम बारिश में चल रहे हैं तो हम दूसरों पर पानी उछाल कर नहीं चलते ना, हम भी साइड से चलते हैं व्हेन देयर इज अ पूल ऑफ वाटर। तो वैसे अगर लग रहा है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो अपने आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है या जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको अपने आप ही मास्किंग चालू कर देना चाहिए। काफी अच्छे सजेशंस थे। कॉट विद द शेफ, इसमें बात की गई है कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है उसने हर्ट किया है फार्मर्स और ट्रेडर्स को, और उसी के साथ इंडिया की इमेज को एज अ रिलायबल ग्लोबल सप्लायर। इसके अंदर क्या बताते हैं कि किस प्रकार से मार्च के अंदर मोदी जी ने बोला था कि हम एक पूरी आर्मी एक प्रकार से बनाएंगे, मतलब 8 जो मेंबर्स हैं या 9 मेंबर्स को सेंटर से भेजेंगे, ट्रेड डेलीगेशन आर्मी, ठीक है। इनको 9 अलग अलग कंट्रीज में कि पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाए कि इन्हें कितना वीट चाहिए, कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाएं, ठीक है। अब ये चीज अप्रैल में हुई, मार्च के अंदर ही हीट वेव आ गई थी और अप्रैल तक पता था कि कितना प्रोक्योरमेंट हो सकता है वीट का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी आर्मी बनाने के बाद, वर्ल्ड इकोनॉमीज दूसरी से बात करने के बाद हमारे यहाँ ऐसा पता चला हो कि वीट का प्रोक्योरमेंट कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड पीयूष गोयल। या तो उन्हें पहले से पता नहीं था या तो उन्हें इतनी अच्छी समझ नहीं है अबाउट द एस्टिमेट्स कि कितना वीट प्रोक्योर होगा, या फिर वो इसे अनअटेंडेड छोड़ रहे थे, वो ध्यान ही नहीं देना चाह रहे थे कि कितना होगा। उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया था इस बात को कि पहले से 15 से 20% हार्वेस्ट कम होने वाला है, ये तो अप्रैल से पता थी। तो फिर इधर उधर डेलीगेशन लेकर जाने का, हम जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को फीड कर सकते हैं, ग्लोबल चेन बना सकते हैं, ये सारी बातें वर्ल्ड स्टेज पर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया की जो अब एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी कम हो गई है वर्ल्ड स्टेज पर कि ये रिलायबल ट्रेड पार्टनर है या नहीं इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है। एक्सपोर्ट्स हमने प्रोजेक्ट किए थे इस साल की 10 से 15 मिलियन टन जो है एक्सपोर्ट करेंगे फ्रॉम 7 मिलियन टन जो पिछली बार करे थे, लेकिन अप्रैल के आसपास, ठीक है। अब हमें तो मार्च से पता था कि इतना कम होने वाला है, और अगर ऐसे ही है तो भाई जो फ्री सब्सिडीज है, फ्री जो वीट आप बांट रहे हो उसे थोड़ा कम कीजिए। उसके अलावा जो है, जो एमएसपी है वो बढ़ाइए ताकि फार्मर्स को हर्ट ना हो। और जो है ट्रेड और एक्सपोर्ट वो होने दीजिए, क्योंकि फार्मर्स को एकदम और ट्रेडर्स को नी जर्क रिफ्लेक्स दिया जा रहा है कि कुछ भी हुआ तो आपका एक्सपोर्ट बंद, आपकी तो इनकम उतनी ही रहेगी, आप अच्छा प्रोड्यूस करो बुरा प्रोड्यूस करो, वर्ल्ड स्केल पर कुछ भी चल रहा हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फार्मर्स के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा हर्ट करती है और उनके सेंटिमेंट को भी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्सपोर्ट है उसे बैन नहीं होना चाहिए, रादर जो इंडिया के अंदर जो स्कीम्स है कि फ्री राइस वीट बेचना है, ये सारी चीजें, तो ये सब थोड़ा कम कर देना चाहिए। उसकी जगह क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सब्सिडी दे दो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दो, या फिर उसके अलावा वीट की जगह राइस वगैरह दे दो। तो ये सारी चीजें की जा सकती है इन ऑर्डर टू make up for the wheat shortages for this year. But just blaming it on wheat, on the heat waves and not letting farmers export the wheat is not the solution, or maybe not the long term solution to this. Next is blame it on Putin. इसमें बताया गया कि रशिया यूक्रेन जो इन्वेजन हुआ है उसने और ज्यादा किस प्रकार से नेटो के एक्सपेंशन को ही किया है। जो पुतिन की सबसे बड़ी, जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी सबसे बड़ी एक प्रकार से
कंसर्न थी कि नेटो का एक्सपेंशन ना हो, जबकि यूक्रेन ने तो नेटो के अंदर जाने की बात भी नहीं करी थी, और जो बिना मतलब का यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन हुआ है, अब उसने फिनलैंड और स्वीडन को भी काफी ज्यादा इसके लिए स्केप्टिकल बना दिया, और वो जो पहले तक न्यूट्रल स्टेट थे फिनलैंड और स्वीडन, वो भी अब नेटो के पार्ट बनना चाहते हैं, नॉट एज ऑफेंसिव बट एज अ डिफेंसिव मेजर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, एंड ऑफेंसिव टू वन लीड्स टू ऑफेंसिव ऑफ ऑल, मतलब अगर एक के ऊपर भी कुछ हुआ तो सबके ऊपर ही एक प्रकार से माना जाएगा कि दिक्कत है, तो सारी कंट्रीज नेटो की एक साथ आकर उस पर हमला करेगी। अब देखिए, रशिया जो है उसके पास की जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो फॉर्मर यूएसएसआर से निकल कर आई हैं, अब इन कंट्रीज के पास तो इतनी मैन पावर या मिलिट्री पावर नहीं है कि वो रशिया पर डायरेक्टली अटैक करे। रशिया के पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, इतनी बड़ी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो रशिया इन पर कर सकती है, ये लोग तो रशिया पर डायरेक्टली ऑफेंसिव नहीं कर सकते, लेकिन अब इन्हें अपनी सोवर्निटी की चिंता होने लगी कि हो सकता है रशिया कभी भी हम पर किसी भी बात पर अटैक कर दे, तो नाउ दे ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो। ठीक है, तो जब स्वीडन पार्ट नहीं था, स्वीडन तो वैसे अभी भी नेटो का पार्ट नहीं है, ऑल्दो अब बनना चाहते हैं, तो पहले स्वीडन और इंडिया काफी साथ में काम करते थे ऑन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज पास्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों का वही नॉन अलाइनमेंट वाला फंडा था। लेकिन अब जो दिल्ली और स्टॉकहोम है, वो कोलिशन के जो न्यूट्रल नॉन अलाइन मेंबर्स के पहले थे, वो अब नहीं रह पाएंगे अगर नेटो ज्वाइन कर लेता है स्वीडन। ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल वगैरह जो वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच था, इसके अंदर भी काफी हैंड ज्वाइन किए थे स्वीडन और इंडिया ने, ताकि इसको कोलैबोरेट कर पाए। और जैसे जिस प्रकार से इंडिया ने यूएस की तरफ देखा था व्हेन चाइनीज मिलिट्री थ्रेट वर सो मच, उसी प्रकार जो अब है स्वीडन एम्ब्रेस कर रहा है नेटो को टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द अग्रेसर रशियन नेबर। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्टी इज ओवर टू स्टॉल द प्राइस स्पाइरल, आरबीआई इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड विद अग्रेसिव हाइक्स। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमें पता है कि अभी इन्फ्लेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन कैसे काफी ज्यादा बढ़ गया है, हमने देखा कि जो है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया के अंदर तो जो हमारा है कि 4+-2 का रहना चाहिए इन्फ्लेशन, उससे 4 महीने में पिछले 4 महीने से इससे कई गुना ज्यादा आ रहा है, और अभी और 2-4 महीने यही आने की आसार है। ठीक है, 8 ईयर हाई ऑलमोस्ट 7.79% था इन्फ्लेशन रेट अप्रैल में, और मई में 8.38% होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है एडिबल ऑयल वेजिटेबल्स में, और अब जो है सीरियल्स ने भी इन्फ्लेशन दिखाया है ड्यू टू द हायर व्हीट प्राइसेस। तो 4 महीने से ये चल रहा है। फिर दूसरी चीज जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है वो हायर फ्यूल प्राइसेस की वजह से भी है, जो भी इन्फ्लेशन को स्टॉल करती दिख रही है। देखा जाए तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो है उनके अंदर 11% का सर्ज आया है, इन्फ्लेशनरी सर्ज, पिछले महीने जो 8% का था। ठीक है, और इनफैक्ट रूरल जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें तो ज्यादा ही इन्फ्लेशन देखा गया है, क्योंकि वहां पर ज्यादा वेटेज दिया जाता है टू द फूड, और फूड में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखा गया है। तो जो रूरल डिमांड है जो अभी अच्छे से पिकअप भी नहीं है, पहले इन्फ्लेशन आ जाएगा तो किस प्रकार से वो सस्टेन पिकअप कर पाएगी, ये बहुत बड़ा कंसर्न अब बन चुका है। लेटेस्ट डेटा बताते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी ब्रॉड बेस है। कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद, डिमांड पिकअप करने के बाद, फिर सर्विस सेक्टर में जो इन्फ्लेशन आया है मिसलेनियस कैटेगरी में 8.3% तक है। अब ये जो है इस चीज में भी और इन्फ्लेशन आ जाएगा जब सर्विसेज फुली फ्लेजेड स्टॉल होने लगेगी। अभी भी जो है जितना भी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो रही है वो सारे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को पास कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अब सर्विसेज में भी अगर यही सारी चीज होने लग गई, कंज्यूमर की तरफ पास करने लग गए सारे जितने भी एक्स्ट्रा इनपुट कॉस्ट आ रही है, तो ये और ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। देखा जाए तो नॉट जस्ट इंडिया बट अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, बी इट इंग्लैंड और अदर इकोनॉमीज लाइक टर्की एंड मलेशिया, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर रेपो रेट। ठीक है, इसके अलावा जो है यूएस ने अभी पिछली बार 20 बेसिस पॉइंट, अभी वापस से 50 बेसिस पॉइंट जो इंक्रीज किया है 25 और 50, इसकी वजह से और ज्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है
और काफी सारी कंट्रीज भी करने लग रही है टू ताकि उनकी जो करेंसी है वो इतनी ज्यादा डिफ्लेट ना हो जाए। इंडिया ने क्यों किया है? देखो, एक तो बहुत ज्यादा पैसे बांटे गए ड्यूरिंग द कोविड, तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, उस लिक्विडिटी को हटाने के लिए ऑल्दो अप्रैल में ही आरबीआई ने कहा था कि लिक्विडिटी को हटाएंगे, लेकिन कोई एकोमोडेटिव स्टैंड नहीं लिया था। फिर जो एकदम से अग्रेसिव अनड्यूलेटेड मीटिंग जो हुई थी इनिशियल मई में, उसमें यह आया कि 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को बढ़ाना होगा और सीआरआर को 50। अभी भी प्री पैंडेमिक तक लेकर जाएं तो 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ाने की जरूरत है। तो देखा जाएगा कि इन अपकमिंग मंथ्स ये जो है रेट काफी ज्यादा बढ़ने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन भी होने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो है, जो सीरियल्स हैं उनके अंदर स्टॉल आया है, काफी कम हुए हैं। हीट वेव की वजह से और ज्यादा सीरियल्स हैं जो कम हुए हैं। उसके बाद ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा हैं और फ्यूल प्राइसेस भी काफी ज्यादा है। इसके बाद जो इनपुट कॉस्ट है फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर विच इज फर्टिलाइजर की भी कमी देखी गई है, क्योंकि वो मोस्टली यूक्रेन से आता है और वहां पर अभी वॉर चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें वेरी लेस लाइकली कि ये जल्दी से खत्म होने वाली है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर मेजर्स रादर देन इंक्रीजिंग जस्ट द रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट बढ़ाने के अलावा भी जो दूसरे टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उन्हें आरबीआई को यूज करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द प्राइस स्पाइरल फ्रॉम गेटिंग एंट्रेंच्ड। इसके अलावा जो है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जो है बैंक्स की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जो लोग हैं और ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे, बिजनेसेस नहीं हो पाएंगे, आउटपुट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इट हैज बिकम नाउ अ सर्क्यूलर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इंडियन इकोनॉमी नाउ, ठीक है। आरबीआई को फास्ट ट्रैक विड्रॉवल करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है जो पैंडेमिक के दौरान हुई है उससे, और मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट जो है उसके साथ फिस्कल सपोर्ट भी देने की जरूरत है। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बदलने से कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द वीकेंड और पुअरर सेक्शन की, आप बहुत सारी सब्सिडी दे दो, फ्री फूड दे दो, ये जो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को और ज्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब करती जा रही है। तो फिस्कल रिस्पॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग द शिप, रिटन बाय अरुण प्रकाश हु इज अ फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ही सेज कि जो इंडक्शन, जो सबमरीन का क्विक इंडक्शन करने की जरूरत है, उसमें इंडिया को फॉरेन कोलैबोरेटर चाहिए ताकि नेसेसरी एडजस्टमेंट करना जो पड़ता है वो किया जा सके। देखो अभी हो क्या रहा है, जो P75 प्रोजेक्ट 75 आई है, उसमें जो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जा रहे थे टू मीट द न्यूली सेकेंड टर्म इलेक्टेड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उसी टाइम पर जो फ्रेंच नेवल ग्रुप है उन्होंने अपनी इनेबिलिटी बताई थी टू पार्टिसिपेट इन इंडिया प्रोजेक्ट 75 है। इसके पहले रशियन और जर्मन कंपनी भी ये कह चुकी है। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए कुछ ये भी कहते हैं कि एक प्रकार से कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं ताकि इंडिया जो है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है वो खुद बनाने की जगह, क्योंकि इंडिया चाहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यहीं पर बने, सबमरीन यहीं पर बने, जबकि वो लोग चाहते होंगे कि सबमरीन यहाँ से खरीदी जाए, मतलब उनकी खुद की कंट्री से, इसलिए ये हो रहा है। अब तो ये तो जो चीज है ये देखने की होगी कि क्यों हो रहा है, ये तो स्पेकुलेशन वाली बात है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, देखिए अभी जो है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई है मैजेगांव डॉक्स लिमिटेड ने, जो अप्रैल 2022 में सारी पूरी बन चुकी है, ठीक है, इंडक्शन हो चुका है। अब जो है और ज्यादा P75 प्रोजेक्ट 75 आई के तहत जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने की इलेक्ट्रिक पावर्ड बैटरी इंड्योरेंस जो है उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो यूरोप है उन्होंने एक एयर इंडिपेंडेंट क्लोज साइकिल डीजल और स्टीम इंजन बनाए हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर नॉन न्यूक्लियर पावर है तो उसे कुछ समय में बाहर आना पड़ता है टू गैदर द एयर, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने ये सिस्टम बनाया है तो हमारे पास ये सिस्टम है नहीं, तो किसी ना किसी को इंस्टॉल करना होगा। अब देखिए अभी जो है 17 साल से ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बन रही थी, तो हाईली टेक्निकल जो लेबर है
वर्कफोर्स है मैज़गांव डॉक के पास बन गया है। अब अगर स्टॉल होता है ये नया वाला प्रोजेक्ट, तो जो स्किल्ड इतना सारा लेबर है वो भी डिसिपेट हो जाएगा और फिर से मैन पावर को बनाने में, उनको स्किल्ड करने में और ज्यादा पैसा लगेगा। अभी लगातार होता जाता तो स्किल्ड मैन पावर ऑलरेडी थी। तो अब क्या है कि जो डीआरडीओ है उन्होंने भी एक इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की बात की है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल्स के द्वारा बनाया जाएगा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिर्फ जिसमें वाटर बाय प्रोडक्ट होगा और जिसको हम सीधे डिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक इसका ये कि 8 से 10 मीटर लॉन्ग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है जिसे इंस्टॉल किया गया है सबमरीन पे, इसके स्ट्रिंजेंट अंडर वाटर ट्रायल्स होने हैं। अब अंडर वाटर ट्रायल्स होंगे तो इसकी सबमरीन कौन लेकर आएगा, कौन अपनी सबमरीन प्रोवाइड करेगा फॉर दिस ट्रायल, ठीक है। ऑपरेशनली प्रूवन तो क्योंकि है नहीं, तो क्या किया जा सकता है कि जो डीआरडीओ है वो जो है साथ में आए एक फॉरेन पावर के साथ, जैसे कि जर्मन या रशियन या फ्रेंच जो शिप मेकिंग पावर्स है उनके साथ आए और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो है इंडिया के अंदर ही बनाए। तब जाकर जो है इंडिया की नेवी के पास कुछ स्टिल वर्दी चीजें सबमरीन आ पाएगी। अभी जो है काफी ज्यादा मतलब हैपेजार्ड कुछ है कुछ नहीं है, बस जरूरत जितनी सबमरीन बन पाती है और जिसकी वजह से नेवल पावर हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो दीज आर द सम ऑफ सजेशंस गिवन बाय अरुण प्रकाश जी इन ऑर्डर टू स्टॉल द नेवल स्टॉल द नेवल पावर। सो दैट वाज अबाउट टुडे गाइज। अगर आपको आज के आर्टिकल्स अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।